हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज अपन एक नई चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी ने रेडियो एक्टिविटी का नाम ज़रूर सुना होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज कंटिन्यूस निकलती रहती है, जैसे कि यूरेनियम, आप सभी को पता है। ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, ये कभी भी 100% पूरा कंप्लीट नहीं होता। कहने का मतलब इनफाइनाइट टाइम तक इनमें से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती रहती है। ये रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। ये होती रहेगी, लेकिन 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये रिएक्शन 100% तो कभी कंप्लीट होती नहीं है। अब 100% कंप्लीट नहीं होती तो अपन इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट अपन इस पर लागू करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है? हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% तो कंप्लीट नहीं होती, लेकिन 50% तो कंप्लीट हो सकती है। 50% कंप्लीट होती ही है, तो अपन वो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं जिसमें कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अपन पढ़ तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहे हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो दोस्तों, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम पीरियड की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को कंपेयर करना है, तो दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए उनके जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम होनी बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अपने को रेस करवानी है, तो रेस में अगर हाथी ले लिया, घोड़ा ले लिया, गधा ले लिया, इन तीनों को कह दिया और आप दौड़ के बताओ कौन फर्स्ट आएगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सबको पता है कि वो सही रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ है, सबकी डिफरेंट क्वालिटीज़ है। अगर अपने को कंपैरिजन का सही रिजल्ट चाहिए तो उनके बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो सारे सेम होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर या हायर ऑर्डर के लिए अगर हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो मुझे जीरो ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ पीरियड की बात करनी पड़ेगी, तभी दोनों का कंपैरिजन सही हो पाएगा, तभी दोनों के कंपैरिजन का रिजल्ट सही निकल पाएगा, उसका रिजल्ट सही निकल पाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो से जितने भी हायर ऑर्डर रिएक्शन होती है कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। उनकी स्टडी के लिए अपन टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं। चूँकि कंपैरिजन का रिजल्ट सही लाने के लिए अपने को जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कंपैरिजन का रिजल्ट सही लाने के लिए मुझे इस पर भी टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हाफ लाइफ पीरियड क्यों ज़रूरी है, क्यों जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पर अप्लाई अपन करते हैं। क्लियर? अब आ जाइए, अब अपन देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला आता है, क्या ग्राफ आता है। इन सब चीज़ों की स्टडी आज हम करने वाले हैं, और आपको इस तरीके से समझा जाएगा कि ये अगर आप समझ गए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आप खुद ही निकाल लेंगे, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो ये पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड को टी 50% या टी हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, मैं बता चुका हूँ हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। वो टाइम पीरियड जिसमें कोई रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, या मैं कहूँ वो टाइम पीरियड जिसमें 50% रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। या मैं कहूँ वो टाइम पीरियड जिसमें आधा रिएक्टेंट, हाफ रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। सभी की चीज़, सभी बातों का मतलब एक ही है। क्लियर? अब इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखें तो मान लीजिए कोई लड़का है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए विनोद नाम का एक लड़का है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, इसके पास 10 लड्डू है। क्लियर? तो इनिशियल स्मॉल ए क्या होता है? इनिशियल अमाउंट कितना है? 10 लड्डू है इसके पास। क्लियर? अब इसने क्या किया? 50% लड्डू ये खा गया। 50% लड्डू खा गया, इसका मतलब 10 का 50% कितना हो गया? 5 लड्डू खा गया। और जितना लड्डू खाएगा उतने उसके पेट में क्या बनेगा? मलबा बनेगा। उसके पेट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके पेट में, तो उसके
पेट में प्रोडक्ट कितना बनेगा भाई, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, x से। कितना बना, 5 लड्डू के बराबर उसके पेट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इस विनोद ने 50% लड्डू अगर खा लिए, इनिशियल कितने थे, 10 थे, उस 10 में से इसने कितने % लड्डू खा लिए, 50% अगर इसने लड्डू खा लिए, 50% खा लिए यानी 5 लड्डू इसने खा लिए, 10 का 50% कितना होता है, 5 लड्डू, और जितने लड्डू खाए उतना ही पेट में प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कितना बना, 5 बना, जितना खाएगा उतना ही तो बनेगा। तो ये 5 किसके बराबर हुआ? क्या इस 5 को मैं a/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? a क्या था 10, 10/2, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो प्रोडक्ट कितना बना, 5 लड्डू, यानी a/2 बनेगा। और प्रोडक्ट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या ये बात आपके समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब अगर 50% ये खा रहा है तो इसके पेट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनिशियल अमाउंट का कितना बनेगा, हाफ बनेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब देखें इधर, जब भी मैं हाफ लाइफ पीरियड की बात करता हूँ, अब ये का ये कॉन्सेप्ट आप किस पे लागू कर दो, किसी केमिकल रिएक्शन पे लागू कर दो। अगर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन अपन ने कितनी ली, स्मॉल है, हमेशा ये लेके चलते हैं। तो अगर रिएक्टेंट 50% रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, यानी जब भी मैं T = कितना लेता हूँ, T हाफ क्या होता है, 50% रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, जब 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, इनिशियल का आधा ही बनेगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, इनिशियल का आधा। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब भी आप T = T हाफ लेते हैं, यानी हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा प्रोडक्ट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बनता है, आधा। सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने किस पे लागू किया है, किसी केमिकल रिएक्शन पे लागू कर दिया। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि जब भी अपन T = T हाफ लेते हैं, हमेशा x = कितना लेना है, a/2, जहाँ पे x क्या हो गया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और स्मॉल a क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेयर a = इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और x = क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो कुछ नहीं करना, जब भी हाफ लाइफ की बात करेंगे तब आपको T = T हाफ रख देना और x = a/2 रख देना, अपना हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। देखिए इधर, देखिए, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अपन पिछले वीडियो में इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं वो लिंक दे दूंगा, आप वो ज़रूर जाके देखें। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, आप खुद उसको कनेक्ट कर पाएंगे और आसानी से ये चीज़ें समझ लेंगे। देखिए इधर, तो अपन ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या निकाला था, x = क्या निकाला था, kT निकाला था। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड की अगर वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला निकालने, कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूले में इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपको T = कितना रखना है, T हाफ रखना है, और x = कितना रखना है, a/2। जैसे आप ये वैल्यू रखेंगे अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। और ये कि ये चीज़ें अपने को किस में करनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करनी है। तो ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो वो तो आप चुटकियों में खुद ही कर लेंगे। देखिए इधर, पुट वैल्यू of t and x in equation 1। इसमें अपन क्या करेंगे, t और x की वैल्यू रखेंगे। तो रखिए, देखिए, x की जगह अपने को क्या रखना है, a/2 = k इंटू t की जगह अपने को क्या रखना है, t हाफ, जहाँ पे t हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, t हाफ भी कह सकते हैं, t 50% भी कह सकता हूँ, एक ही बात है। देखें इधर, तो इंटू t हाफ। क्लियर? अपने को निकालना है क्या, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर टी हाफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, के इसके नीचे चला जाएगा, = a/2 के। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल, इससे इजी क्या होगा बताएं,
केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से डरना नहीं है, सिंपल सी वैल्यू रखनी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर बेसिक क्लियर है तो सारी चीज़ें आप खुद ही कर लेंगे, आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें इधर, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे टी ऑफ क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। क्लियर। अब इधर देखें, अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो फिर आपको एक मैं छोटा सा काम दे रहा हूँ, आपको बताना है मुझे। अगर मैं ग्राफ खींचूँ टी हाफ वर्सेस ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, और किसके लिए बना रहे हैं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बना रहे हैं। तो क्या आप ये ग्राफ बना सकते हैं, दिमाग लगाएं। ग्राफ बनाना मैं आपको बता चुका हूँ, एक स्पेशल पूरा वीडियो मैंने उस पर बनाया है जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। कोई भी ग्राफ हो आप खुद बना लेंगे, स्लोप की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू आप खुद बता देंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखें वो वीडियो। वो वीडियो न केवल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह आपके काम आएगा। ग्राफ आपको रटने नहीं पड़ेंगे। देखें इधर, तो इस फॉर्मूले को देखिए, कोई भी ग्राफ एक पर्टिकुलर रिलेशन या पर्टिकुलर इक्वेशन से रिलेटेड होता है। तो ये ग्राफ किससे रिलेटेड है, इस वाले इक्वेशन। क्यों, क्योंकि टी ऑफ और ए आ रहा है ना, तब ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें टी ऑफ और ए आए, टी ऑफ और ए इसी फॉर्मूला में आ रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है या नहीं है। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है तो स्ट्रेट लाइन आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर। और इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी भाई, ये भी निकालना मैं बता चुका हूँ। स्लोप क्या होगा, देखिए ए है, एक्स एक्सिस पे आपने ए लिया है, तो जो एक्स एक्सिस पे लेते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज़ होती है वो उसका क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। तो ए के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1/2 है या नहीं है, तो इसके स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई ग्राफ से रिलेटेड, अच्छे से समझिए, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्राफ पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, हमेशा क्या ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। ठीक है। अब अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताइएगा। देखिए कोई रिएक्शन हो रही है इस टाइप से, ए गिव्स पी। अब देखें इनिशियल मैंने रिएक्टेंट कितना ले लिया, 100 ले लिया, तो हाफ लाइफ पीरियड के बाद में ये कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड के बाद में ये कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, रिएक्टेंट पहले से कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, तो 100 की जगह क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। क्लियर। ये हो गई फर्स्ट हाफ लाइफ, ये हो गई फर्स्ट हाफ लाइफ। अब सेकेंड हाफ लाइफ में ये 50 का कितना हो जाएगा भाई, इसका भी आधा हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, इनिशियल का कितना हो जाता है, आधा, तो ये अब कितना हो जाएगा, 25। क्लियर। और अगर मैं और बात करूं थर्ड हाफ लाइफ की, तो ये इसका भी क्या, 25 का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12.5। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो मुझे ये बताइए, ये मान लीजिए कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और ये फर्स्ट हाफ लाइन T2 इज द सेकेंड हाफ लाइफ और T3 इज द थर्ड हाफ लाइफ है, तो मुझे ये बताइए व्हाट विल बी रिलेशन इन बिटवीन T1, T2 एंड T3। सोच के बताइए, T1, T2, T3 क्या है, हाफ लाइफ है। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाए, कॉन्सेप्ट लगाए। देखिए तब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर। अब देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी ज़्यादा होगी टी हाफ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब फर्स्ट टी हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 100, सेकेंड हाफ लाइफ के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 50, थर्ड के लिए कितनी है, 25। तो सबसे ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन किसमें, इसमें है ना, और जितना ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उतनी टी हाफ क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा क्या होगी, T1, फिर T2, फिर T3। दिस इज द आंसर, सिंपल। तो इतने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप कहीं पे भी अटकेंगे नहीं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। चलिए इधर अब एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाता हूँ, देखें इधर और कोशिश करिएगा आपको खुद को ये वैल्यू निकालनी है। ये तो मैंने क्या निकाला, T 50% निकाला।
अगर मैं बात करूं T 100% की, किसकी बात करूं, ये सारी बातें अपन किसके लिए कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। T 100% क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो 100% कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जीरो से हायर ऑर्डर वाली जो भी रिएक्शन है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों वो 100% कंप्लीट नहीं होती, वो जब अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तब आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे ये बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है, तो उस 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, T 100% से। तो क्या आप मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 100% यानी 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो समय लगा है, जो टाइम लगा है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? दिमाग लगा के बताएं। देखें इधर, चलिए इधर देखें, देखिए जब मैं T इजिकल टू कितना लेता हूँ, T इजिकल टू T 100%। अब सोचना, अभी विनोद ने कितने खाए थे, 50% खाए थे, तो उसके पेट में कितना माल बना था, x इजिकल टू A/2, इनिशियल का आधा बना था। अब देखिए, अगर मैं, विनोद के पास 10 लड्डू है और वो 100% लड्डू खा गया, कितना खा गया, 100%, यानी 10 के 10 खा गया, तो उसके पेट में जो माल बनेगा वो कितने लड्डू का बनेगा भाई? यहाँ पे तो 5 लड्डू का बन रहा था, क्योंकि 50% खा रहा था, 100% खा रहा है, तो इसके पेट में 10 लड्डू का माल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्रोडक्ट कितना बना, इसके 10 लड्डू बना, और 10 ही क्या था, इनिशियल था, तो x इजिकल टू A के बराबर होगा या नहीं होगा? कब? जब रिएक्शन कितनी होती है, जब इसने कितने लड्डू खा लिए, 10 लड्डू सारे खा लिए, तो 100% खा लिया, 100% खा लिया यानी 10 के खा लिए, 10 लड्डू खा लिए, 10 लड्डू खा लिए, तो पेट में भी माल कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, 10 ही बनेगा। तो x इजिकल टू A, क्योंकि A की वैल्यू कितनी है, 10। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब ये का ये कॉन्सेप्ट किस पे लागू कर दो, इस वाले केस पर किसी रिएक्शन पे लागू कर दो कि कोई रिएक्शन 100% हो रही है, इसका मतलब जो भी रिएक्टेंट था वो सब का सब किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना रिएक्टेंट था। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कब अप्लाई करनी है चीज़ें, जब T 100% अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, देखिए इधर वापस वही वाला कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में अपन ये वैल्यू रख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, T 100%। सेम वैसे ही करना जैसा अपन ने T हाफ या T 50% के लिए कैलकुलेशन करी थी। देखें इधर, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, वापस इंटीग्रेटेड, सब कुछ इंटीग्रेटेड रेट लॉ से निकालना है भैया। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखिए x की जगह अपने को क्या रखना है, a रखना है, k, और t की जगह अपने को क्या रखना है, T 100% रखना है। क्लियर? तो यहां से T 100% बराबर क्या आ जाएगा, T 100% इज इक्वल टू A/K। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? चलिए दोस्तों, तो अपने पास क्या आया था, T 100% इज इक्वल टू A/K। इसको मान लीजिए इक्वेशन अपन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? इसको वापस यहाँ लिख देते हैं, क्या आया अपने पास, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T 100% इज इक्वल टू A/K, और इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? ये यहाँ तक अपन कर चुके हैं। अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से ऊपर और नीचे अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर देखें, ऊपर और नीचे 2/2 कट जाएगा ना, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। ऊपर भी अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी अपन 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब इधर देखें, अब मुझे ये बताइए, ये जो चीज़ आई A/2K, A/2K किसके बराबर होता है भाई, A/2K किसके बराबर होता है, T हाफ के बराबर होता है। तो इस A/2K की जगह मैं T हाफ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या लिख देंगे, एज वी नो A/2K किसके बराबर होता है, T 50% के बराबर होता है। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे A/2K की जगह अपन क्या लिख देंगे, T 50%। तो अपने पास T 100% क्या आया, अपने पास आया
ये 2 ऐसे का ऐसे रहेगा और A/2K की जगह अपन क्या लिख देंगे T 50%। तो ये रिलेशन हो गया किस किस के बीच में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 100% और T 50% के बीच में। कोई भी न्यूमेरिकल आए आप यहाँ से सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में हम एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखने से पहले अपन एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, वो समझने से आप एग्जाम्पल अपना आप खुद ही समझ जाएंगे। देखें इधर, अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है इस टाइप की, A गिव्स P। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ किस तरीके से लिखूंगा, रेट लॉ किस तरीके से लिखा जाएगा ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देखें और रेट लॉ क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो सब आप चुटकियों में समझ जाएंगे। देखें तो इस रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, रेट लॉ अपन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K और रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है, A, तो A की कंसंट्रेशन, और A की कंसंट्रेशन का पावर क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चूँकि ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए इसलिए रेट लॉ में जो रिएक्टेंट अपीयर हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन की पावर का सम अपन कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ में जो रिएक्टेंट अपीयर हो रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम अपन ने कितना रखा, जीरो। तो किसी भी पावर अगर जीरो रख दे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K। क्लियर, जहाँ पे K क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट। अब इधर देखें, इस एक्सप्रेशन से अपन ये समझ गए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपीयर हुई है, नहीं अपीयर हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके लिए, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन क्या बोलेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of initial concentration of reactant। यानी कि रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि आप रेट, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या कम करो, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब किस में होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो अब अपन जो एग्जाम्पल देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, उसमें भी क्या होगा, यही चीज़ होगी कि आप रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगी किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। यानी इन एग्जाम्पल में आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर चेंज करोगे, बढ़ाओगे या कम करोगे, तो भी स्पीड ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए समझते हैं। एग्जाम्पल इधर देखें, डिसोसिएशन ऑफ गैसियस अमोनिया। गैसियस अमोनिया टूट के क्या देती है भाई, ये N2+ 3H2। फेमस रिएक्शन है, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे होंगे आप। लेकिन ये डिसोसिएशन टूट रहा है ना, NH3 टूट के क्या दे रहा है, N2 और H2 दे रहा है। ये जो डिसोसिएशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। और कैटलिस्ट के रूप में अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, या तो प्लेटिनम ले सकते हैं या फिर टंगस्टन यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही, इन दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट की तरह यूज़ में आ सकता है। अब सवाल उठता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। डिटेल में इसको अपन सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। अधिकतर बच्चों के मन में ये बात होती है कि वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देती है। चेंज का मतलब रिएक्शन की स्पीड को कैटलिस्ट बढ़ा भी
भी सकता है और कम भी कर सकता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ा देता है कैटलिस्ट तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कैटलिस्ट कम कर देता है तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। जनरली अपन पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं। क्लियर? डिटेल में इसको अपन सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे कितने टाइप के होता है, क्या होता है, क्यों होता है। क्लियर? अब इधर देखें, अब होता है क्या है, देखिए तब कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्टेंट को रिएक्शन होने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जनरल क्या होता है, जनरली क्या होता है, मेटल होता है, और इन मेटल के सरफेस पर एक्टिव साइट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक्टिव साइट्स। तो ये कैटलिस्ट हो गया। तो इस कैटलिस्ट की सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर ये क्या प्रेजेंट है, एक्टिव साइट्स। इन एक्टिव साइट्स पर रिएक्टेंट आकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। क्लियर? यानी कि रिएक्शन होने के लिए इन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को कैटलिस्ट की सरफेस से अटैच होना जरूरी है, तभी वो रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और पर्टिकुलर इस केस में देखूं तो ये डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया हो रहा है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल पहले क्या होंगे, इसके एक्टिव साइट्स पर आकर बैठ जाएंगे। जब ये आकर अटैच होंगे तभी ये डिसोसिएट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ये किसके मॉलिक्यूल हो गए, NH3 के मॉलिक्यूल हो गए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने कि कैटलिस्ट की सरफेस पर एक्टिव साइट्स होती है जिस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाते हैं। मान लीजिए ये खाली कुर्सियां हैं जिसके ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर बैठ गए हैं। क्लियर? तो इनिशियल क्या होगा, जब आप NH3 यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये धीरे धीरे ये अमोनिया के मॉलिक्यूल आकर ये सारी एक्टिव साइट्स को क्या कर देंगे, ऑक्यूपाई कर देंगे। ये सारी कुर्सियों पर आकर NH3 के मॉलिक्यूल आकर बैठ जाएंगे और बैठकर वो डिसोसिएट होते रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि जब ये सारी साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएगी, अब भली आप कितने ही NH3 मॉलिक्यूल को बढ़ाओ, कितने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप बढ़ाओ, क्या वो इस एक्टिव साइट से, इस कैटलिस्ट से अटैच हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी कुर्सियां तो भर गई है, सारी साइट्स तो भर गई है। अब भले आप कितना ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ाओ, अब ये यहाँ से अटैच हो ही नहीं पाएगी, अटैच हो ही नहीं पाएगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, इसका डिसोसिएशन हो ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा। यही चीज़ अपन समझ रहे थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ाओ, रिएक्शन की स्पीड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वाली चीज़ किस तरीके से होती है। इनिशियली तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, पर जब सारी साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएगी उसके बाद आप रिएक्टेंट चाहे कितना भी बढ़ा लो, फिर रिएक्शन की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो जितने भी एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन क्या होती है भैया, नाम से ही पता चल रहा है वो रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट के रूप में कौन यूज़ हो रहा है, एंजाइम यूज़ हो रहा है। अपने बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होती है उसमें कैटालिस्ट के रूप में कौन यूज़ होता है, एंजाइम ही होता है। तो जितनी भी एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन है वो सब किस कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसके एग्जाम्पल क्या क्या है और किस तरीके से इसके एग्जाम्पल में रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये अपन ने देख लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसको अच्छे से समझिए, उसके ग्राफ अच्छे से समझिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको एक बार रिपीट कीजिए। ये अगर अच्छे से होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप खुद कर लेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से आप खुद उसको समझ जाएंगे। तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अपन ने इतने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि कोई भी स्टूडेंट ये से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, चाहे वो विनोद ही क्यों ना हो, चाहे उसके साइंस भी नहीं ले रखी हो, लेकिन इस तरीके से अपन ने समझा है कि हर स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सकता है।